अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो लास्ट क्लास में हमने अपना रिसर्च बोर्ड कंप्लीट किया था, बट उसकी जो सेकंड वेरिएशन है उससे रिलेटेड मैं आज आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी, जिसमें बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि इफ़ यू आर मेकिंग अ कोलाज फॉर्म एज वेल इन अ फॉर्म ऑफ योर रिसर्च बोर्ड, सो स्टिल देयर आर सम changes, there are some advancement, there are some variation that you can do to make it more realistic and more 3D form. सो उसके लिए आपको जो है वो मेरा पहले वाला लेक्चर जिसमें मैंने आपको एक सिंपल रिसर्च बोर्ड बनाना सिखाया है, पहले आप उसको जाके डिटेल में देखें एंड उसको बिना स्किप करके देखें एंड वन ऑन वन स्टॉप करके पॉज करके उसको रिपीट करें, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो वो आपकी क्लियर हो सके एंड आपको जो भी चीज़ें हैं उसका एक सिनेरियो डिटेल में मिल सके। ठीक है जी। सो हम जो है वो आगे की क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं यहाँ पे एक A4 साइज़ का या A3 साइज़ का पेज ले लूँगी। कंट्रोल N प्रेस करके A3 साइज़ का हम जो है वो बोर्ड ले लेंगे, जो आर्ट बोर्ड है हमारा, एंड देन डबल क्लिक करके अपनी लेयर को अनलॉक कर देंगे। लेयर को अनलॉक करने के बाद आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा जूम आउट करना है फिट टू स्क्रीन, बिकॉज वी आर वर्किंग। सो हमें जो है वो पेज जो है वो एटलीस्ट हमें पूरा विजिबल होना चाहिए। ठीक है, उसके सारे कॉर्नर साइड्स वगैरह सब कुछ प्रॉपर नज़र आनी चाहिए। ठीक है। सेकेंड वेरिएशन क्या है आपकी, वो ये है कि मैं सेकेंड वेरिएशन के लिए सबसे पहले यहाँ पे अपनी एक पिक्चर को प्लेस करूँगी। पिक्चर मैं अपनी थोड़ी सी ऐसी लूँगी जिसमें ना तो बहुत ज़्यादा डिटेल होगा ना तो बहुत कम डिटेल होगा, और इजीली आप उसको जो है वो आपका उसका बैकग्राउंड या उसका फोरग्राउंड इतना प्रॉपर हो कि अगर आप उसके ऊपर कोई पिक्चर प्लेस करते हो तो आपके लिए वो ओवर पावरिंग ना हो। ठीक है। सो ये जो एक इसकी नोट्रे डेम कैथेड्रल जिसके बारे में हम रिसर्च ऑलरेडी कर रहे हैं, यही पिक्चर को लेके मैं यहाँ पे प्लेस करूँगी एंड आई वांट माय दिस पिक्चर शुड बी कवर द होल पेज। ठीक है, क्योंकि मुझे इन दी एंड इस पिक्चर का जो साइड का बैकग्राउंड है, जैसे आपको यहाँ पे स्काई नज़र आ रहा है, आपको रोड नज़र आ रहा है, आपको बिल्डिंग भी नज़र आ रही है नोट्रे डेम की, सो आई डोंट वांट दैट शुड बी विजिबल। सो इसीलिए मैंने अपने जो कैथेड्रल है उसको मैंने पूरे ओवरऑल पेज पे रख के व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट, मैं इसकी ओपेसिटी जो है वो थोड़ी सी लो कर दूँगी। ठीक है, इतनी ज़्यादा लो नहीं करूँगी कि इसके कलर्स ही फेड हो जाए। आपको बस इसकी ओपेसिटी अराउंड 70% तक लेके जानी है। 70% में आप 70 to 78% आप कहीं भी इसको सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। कोई भी इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है इस चीज़ को करना। अगर आपको कलर्स बहुत ज़्यादा लाइट लग रहे हैं सो यू कैन गो टूवर्ड्स द 80% एज वेल। ओके, सो मैंने यहाँ पे अपनी ओपेसिटी जो है वो 82 तक रखी है एंड आई विल फिट टू दैट। And now what I will do, I just start pasting my pictures in a form of a collage over it. Okay, प्लेस करना शुरू करेंगे, फाइल पे जाएंगे, प्लेस एम्बेडेड पे जाएंगे एंड देन जो आपकी पिक्चर्स हैं जो आप चाहते हैं कि विजिबल हो, जो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड व्यू में हैं, उनको आप प्लेस करना शुरू करेंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट ये जो ग्लेज्ड मिरर की या जो रोज़ की पिक्चर है, मैं इसको उठा के इसको अकॉर्डिंग टू माय रेफरेंस या अकॉर्डिंग टू माय प्रेफरेंस इसको मैं सेट करूँगी। अच्छा, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपके कॉर्नर्स जो हैं वो साइड टू साइड मैच करें। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं जो मैंने पिक्चर प्लेस की है वो मैंने थोड़े से डिस्टेंस पे प्लेस की है, उसका वर्टिकली भी थोड़ा डिस्टेंस है, उसका हॉरिजॉन्टली भी थोड़ा डिस्टेंस है। ठीक है, सो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी पिक्चर को बस आपने ट्रांसफॉर्म कर देना है। अगर वो थोड़ा सा नहीं हो रहा सो इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग डील कि नहीं पूरा होना चाहिए। अब आप सिंपली क्या करेंगे, वन बाय वन अपनी पिक्चर्स को प्लेस करते जाएं एंड उसको सेट करते जाएं इन अ फॉर्म ऑफ कोलाज एज वेल। ठीक है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप अपने पिक्चर्स को कोलाज की फॉर्म में ओवरलैपिंग पे ही लेके जाएं। अगर आपने ओवरलैपिंग पे नहीं लेके जाना है सो सिंपली आप इसके साइड्स टू साइड्स भी पिक्चर्स को प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, प्लेस एम्बेडेड में जाके अपनी पिक्चर्स को सिलेक्ट कीजिए, जितने भी डिटेल एलिमेंट्स हैं उनको सेट कीजिए एंड वन बाय वन अपनी पिक्चर्स को एलिमेंट्स को अपने सेट करके अपना एक कोलाज क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। एंड सेकेंडली आपने एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने जब भी रिसर्च बोर्ड बनाना है तो आप इस तरीके का भी कर सकते हैं कि आपका जो फर्स्ट पेज हो उसमें आपकी एक ओवरऑल रिसर्च हो। ठीक है, ओवरऑल रिसर्च का मतलब है जिसमें आपके रिसर्च का इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों मौजूद हो, या सिर्फ उसका फ्रंट पोर्शन हो कि वो फ्रंट से उसका एक्सटीरियर कैसा है। सेकंड, जब आप उसकी रिसर्च बोर्ड की वेरिएशन बनाएं या सेकंड रिसर्च बोर्ड अपना बनाएं
तो उसमें आप अपनी डिटेल एलिमेंट्स के साथ उसका इंटीरियर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। या डिटेलिंग एलिमेंट्स आप अगर बाद में ऐड करना चाहें तो सिंपली आप उस पर अपना जो है वो इंटीरियर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड वाला जो आपकी कैटेगरी है वो आपकी इंटीरियर पे हो जाएगी। थर्ड कैटेगरी जो आप बना सकते हैं वो आप जो यहाँ पे मैं क्रिएट करके आपको दिखा रही हूँ वो है टोटल डिटेलिंग एलिमेंट्स। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपका इंटीरियर हो एक्सटीरियर हो, इसमें आपके दोनों एलिमेंट्स हो सकते हैं। आपका इंटीरियर भी मौजूद हो सकता है, आपका एक्सटीरियर भी मौजूद हो सकता है, बट डिफरेंस क्या होगा कि इसमें आपका एक डिटेल, हर चीज़ प्रॉपर डिटेल में मौजूद होगी, ठीक है। सो ये आपके पास एक एडवांटेज होगा कि आप इस चीज़ को अपने बोर्ड में यूज़ कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे मेरी जितनी भी डिटेल पिक्चर्स हैं मैं उसको यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरा एक डिटेलिंग रिसर्च बोर्ड मैं रेडी करना चाह रही हूँ। जहाँ पे मुझे लग रहा है कि मुझे ओवरलैप करना चाहिए, आई जस्ट ओवरलैपिंग माई पिक्चर्स। अगर मुझे लग रहा है कि मुझे ओवरलैप नहीं करना चाहिए, सो आई एम नॉट डूइंग दैट, जस्ट आई एम प्लेसिंग माई पिक्चर्स द वे आई वांटेड इन अ फॉर्म ऑफ कोलाज, एंड यू कैन ऑल्सो जस्ट डू इट द वे यू वांटेड। बट एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि आपने जो भी पिक्चर्स सिलेक्ट की हैं वो आपके रिसर्च बोर्ड के हिसाब से प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका रिसर्च बोर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर है, नीचे है, आगे है, पीछे है। बहुत सारी चीज़ें अलाइनमेंट्स पे भी मैटर करती हैं। अगर आपका अलाइनमेंट जो है वो सही नहीं होगा तो आपकी कोई भी आप चीज़ बना रहे हो वो एग्जैक्ट एक्यूरेट आपको समझ में नहीं आएगी। कुछ पिक्चर्स बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं तो उसको आपने अपने हिसाब से सेट करना है कि आप अगर उसको सेट करते हैं तो इन दी एंड वो किस टाइप की नज़र आती हैं, आखिर में उसका ओवरव्यू किस टाइप का आपको मिलेगा, ठीक है। एंड अगर आपको अपनी कुछ पिक्चर्स सेट करते वक्त थोड़ी सी अलाइनमेंट का भी ख्याल रखना है, क्योंकि अलाइनमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है आपकी डिटेलिंग प्रोसेस में। जितना ज़्यादा आपके एलिमेंट्स में अलाइनमेंट मौजूद होगी, आपकी एक डिटेल अलाइनमेंट मिलेगी, उतना ज़्यादा जब आप अपने रिसर्च बोर्ड से रिलेटेड कोई काम कर रहे होंगे तो आपको वन बाय वन सारी चीज़ें क्लियर हो सकेंगी, ठीक है। अब आप देख रहे हैं मुझे अपनी सेकंड वाली पिक्चर को और फर्स्ट वाली पिक्चर को थोड़ा सा चेंज करना है। मुझे फर्स्ट वाली पिक्चर जो है वो ऊपर चाहिए तो मैंने वो चीज़ ऊपर रख ली है। एंड आई वांट मोर पिक्चर्स, क्योंकि मुझे ये पिक्चर्स बहुत ज़्यादा कम लग रही हैं। सो मैं यहाँ पे थोड़ी सी अलाइनमेंट सेट करूँगी एंड देन अपनी पिक्चर्स को दोबारा से ऐड करूँगी, ठीक है। सो आप भी इसी तरीके से डिटेल एलिमेंट्स में जो भी पिक्चर्स आपको नज़र आ रही हों, आपके पास रिसर्च में मौजूद हों, आप वन बाय वन उनको सेट करें, ठीक है। वन बाय वन सेट करने के बाद उसको प्लेस करके वन ऑन वन पे देखें कि हाँ ज़रूरी है, नहीं है, कैसी चीज़ लग रही है, कैसी नहीं लग रही है। आप वन बाय वन सारी चीज़ें सेट करके अपने हिसाब से इसको बिल्कुल एक्यूरेट बना सकते हैं। अगर आपने कोई स्पेसिफिक विड्थ या लेंथ वाइज सेट करना है तो आपने शिफ्ट प्रेस करना है एंड देन साइड वाइज या लेंथ वाइज उसको इंक्रीज़ कर देना है, ठीक है। नीचे की जो कुछ शेप्स, कुछ शेड्स हैं, मैं उसको भी चेंज करूँगी क्योंकि मुझे उस पर भी थोड़ी सी अलाइनमेंट का प्रॉब्लम आ रहा है। सो मैं यहाँ पे अपनी कुछ पिक्चर्स को जो है वो मज़ीद सेट कर लूँगी, बिकॉज़ कुछ ऐसी इसमें चेंजेस हैं, कुछ ऐसी इसमें हाइलाइट्स हैं जो मुझे अपने फर्दर एलिमेंट्स में चाहिए। तो मैं वो वाली चीज़ को कैप्चर करूँगी, रिसर्च करूँगी अपनी प्रॉपर एंड देन उसको दोबारा रिक्रिएट करूँगी, ठीक है। ये करने के बाद जब आपको लगे दैट येस माय रिसर्च बोर्ड इज़ डन, अगर आपको लग रहा है कि आपका रिसर्च बोर्ड अब रेडी है, मैं एक और पिक्चर ऐड करूँगी बिकॉज़ ताकि एक जो मेरा स्पेस है वो बहुत ज़्यादा एम्प्टी लग रहा है तो वो स्पेस मेरा फिल हो जाए एंड देन मैं फिर उसको जो है वो स्पेस फिल करने के बाद सेकंड ऑप्शन पे हम उसको प्लेस करेंगे, ठीक है। सेकंड ऑप्शन पे प्लेस करने के बाद आपने इसको ओके का बटन प्रेस कर देना है, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि किस तरीके से जो है वो हम अपना कोलाज इन अ फॉर्म ऑफ सेकंड वेरिएशन सेट कर सकते हैं। बट इसमें थोड़ी सी और डिटेलिंग का हमें काम करना है, जिसमें फ़र्स्ट अटैम्प्ट आपका यही है कि आपने एक सिंपल कोलाज क्रिएट करना है, ठीक है। बट बैकग्राउंड जो है, जहाँ आपका वाइट बैकग्राउंड हमने फ़र्स्ट वेरिएशन में यूज़ किया था लेक्चर नंबर 1 में, जिसमें मैंने आपको डिटेल में एक रिसर्च बोर्ड बना के दिखाया था। सेकंड में मैंने बैकग्राउंड की वेरिएशन दी है कि क्योंकि कभी ऐसा होता है कि हमें बैकग्राउंड पे भी थोड़ा सा कलर चाहिए होते हैं, थोड़े से इफ़ेक्ट्स चाहिए होते हैं, थोड़ी सी चीज़ें चाहिए होती हैं जो हमारे लिए यूज़फुल होती हैं,
ठीक है। सो आपने भी इस चीज़ का ध्यान रखना है एंड जो भी आपको इन दोनों वेरिएशंस में से सही लगता है आप उसको सेट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली उसको परस्यू कर सकते हैं, अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग, अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हैं, ताकि इन दी एंड आपको फाइनली वो चीज़ मिल सके जो चीज़ आप अपने लिए चाहते हैं एंड आपकी रिसर्च में आपके लिए अकॉर्डिंग वो वर्क करे, ठीक है। सो इसकी थर्ड वेरिएशन जो है उसके अकॉर्डिंगली हम काम करते हैं एंड आगे देखते हैं कि वो थर्ड वेरिएशन किस तरीके से वर्क ऑन करेगा। अच्छा जी, सो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वेरिएशन की तरफ। नेक्स्ट वेरिएशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो ये कि आपको अगर अपनी कोलाज में कुछ एलिमेंट और ऐड करने हो और उसको हाईलाइट करना हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मेरे राइट साइड पे, मिड पे एंड लेफ़्ट साइड पे थोड़ा सा पोर्शन अभी भी एम्प्टी है, विच मीन्स कि आई कैन ऐड मोर पिक्चर्स इफ़ आई वांट टू। ज़रूरी नहीं है कि आप ऐड करें, डिपेंड करता है। अगर आपको ऐड करना है ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे प्लेस एम्बेडेड करके ऐड करके अपनी फ़र्स्ट इमेज या कोई भी इमेज जो मुझे ऐड करनी है, जो मैंने अभी तक ऐड नहीं की है, मैं उसको ऐड करके देखूँगी कि वो लग कैसी रही है। अगर वो यहाँ पे सूटेबल लगती है, अगर हाँ मुझे लगता है कि हाँ इसको रखना चाहिए, देन आई विल ऐड इट। अगर नहीं तो फिर मैं इसको रिमूव कर दूँगी। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि मुझे यहाँ पे ये जो हमारा नोट्री डेम का गेट है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट फिट टू स्क्रीन हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसको ऐड कर दूँगी, ठीक है जी। बाकी का जो स्पेस है वो मुझे इतना ज़्यादा बॉदर नहीं कर रहा है, सो आई डोंट वांट कि मुझे यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहिए। अब आपने क्या करना है, सिंपली आपने जो आपकी फ़र्स्ट इमेज है आपने वहाँ पे क्लिक करना है एंड देन आपने अपने कोलाज को एक 3D एलिमेंट, एक 3D लुक देने के लिए अपनी हर पिक्चर पे स्ट्रोक क्रिएट कर देना है। स्ट्रोक आपका वाइट कलर में हो तो वो ज़्यादा पॉप आउट करता है, क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड है वो कलरफुल है, ठीक है। ब्लैक कलर हम ऐड नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपकी पिक्चर्स में जो है वो बहुत ज़्यादा डार्कनेस है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स यूज़ हुए हैं, तो अगर आप ब्लैक ऐड करेंगे तो वो यूज़लेस है इन दी एंड, ठीक है। सो आपने क्या करना है, अपनी फ़र्स्ट पिक्चर जैसे ही आप क्लिक करेंगे एंड देन यू शुड गो टू द एडिट पे जा रहे हैं तो आप देखें यहाँ पे स्ट्रोक का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। क्यों अवेलेबल नहीं है, क्या मसला है इसका, ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ। दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपने जो है अपनी लेयर्स जो आपने सेट की हैं, यहाँ पे आपको उसके पास एक छोटा सा थंबनेल पे एक आइकन बना हुआ नज़र आ रहा होगा जो आपका एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट का आइकन है, ठीक है। अगर आपकी पिक्चर स्मार्ट ऑब्जेक्ट या आपकी लेयर स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हुई होगी तो आप अपनी लेयर्स पे किसी भी किस्म की एडिटिंग नहीं कर सकते। चाहे आपको उसकी ब्राइटनेस बढ़ानी है, चाहे आपको उसकी ओपेसिटी लो करनी है, चाहे आपको उसका कुछ भी करना है, आप जब तक अपनी लेयर को स्मार्ट ऑब्जेक्ट से हटा के रास्टराइज नहीं करेंगे आप उसको कोई भी उसके अंदर काम नहीं कर सकते, ठीक है। सो आपने क्या करना है, अपनी लेयर पे क्लिक करना है एंड देन आपके पास यहाँ पे रास्टराइज का ऑप्शन आएगा। वन बाय वन आपने अपनी सारी लेयर्स को रास्टराइज कर देना है, बिकॉज वी आर मूविंग अहेड टू डू सम मोर वेरिएशंस ऑन दैट। सो इसीलिए हमें क्या करना है, अपनी वन बाय वन हर लेयर पे जाके क्लिक करना है एंड देन आपके पास एक ऑप्शन ओपन होके आएगा, आपने रास्टराइज लेयर पे सेलेक्ट कर देना है। ओहो, कन्वर्टेड टू लिंक्ड ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक हो गया, बट हमें रास्टराइज पे करके अपनी जितनी भी आपकी इमेजेस हैं, आप चाहें तो जब इसको सेट कर रहे हो जब भी इस ऑप्शन के साथ प्ले कर सकते हैं, ताकि आपको बाद में कोई इस तरीके की चेंजेस करनी ना पड़े, ठीक है। सो रास्टराइज करने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, अपनी पिक्चर्स को सेलेक्ट करना है, जो भी आपकी पिक्चर है एडिट पे जाना है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे स्ट्रोक का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। स्ट्रोक पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पे मेरे पास ब्लैक कलर सेलेक्ट हुआ है तो मैं वाइट कलर सेलेक्ट कर लूँगी। 10 पिक्सल्स पे करके देखते हैं कि पहले किस तरीके का ऑप्शन आता है। ठीक है, 10 पिक्सल्स जो हैं वो ठीक है, नज़र आ रहा है कि हाँ कॉर्नर्स पे जो है वो प्रॉपर एक बॉर्डर, प्रॉपर एक स्ट्रोक क्रिएट हो गया है, जिसको लेके एक हाईलाइट आ गई है मेरे पास कि हाँ ये पिक्चर जो है वो फोरग्राउंड पे प्लेस हुई है बनिस्बत बैकग्राउंड के। हाईलाइट देने का या स्ट्रोक देने का जो मेन इंपॉर्टेंट मकसद होता है वो ये होता है कि आपकी जो पिक्चर है वो बैकग्राउंड से फोरग्राउंड पे नज़र आनी चाहिए इन अ फॉर्म ऑफ 3D। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, वन बाय वन अपनी पिक्चर्स को सिलेक्ट करेंगे, एडिट पे जाएंगे, स्ट्रोक सेलेक्ट करेंगे एंड देन 10 पिक्सल्स आपका ऑलरेडी सेलेक्टेड है एंड ओके। ठीक है,
ये मत सोचिएगा कि आपने हर जगह वाइट कलर ही करना है। अगर आप कहीं और कोई और कलर ऐड करते हैं तो उससे क्या होगा, उससे एक डिस्ट्रैक्शन होगी, उससे आपकी कुछ पिक्चर्स जो है वो नज़र आएंगी, कुछ पिक्चर्स नहीं नज़र आएंगी। इसीलिए कोशिश हम यही करते हैं, जब हम स्ट्रोक दे रहे होते हैं, हाईलाइट दे रहे होते हैं या बॉर्डर क्रिएट कर रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपनी एक ही कलर को लेके उसी के साथ प्ले करते हैं, एक ही कलर के साथ सारी एडिटिंग कर रहे होते हैं। तो हमें क्या होता है, ईजी रहता है हमारे लिए, क्योंकि उस चीज़ को जस्टिफिकेशन मिल जाती है दैट येस आई एम ऑन फोरग्राउंड एक्सेप्ट ऑन द बैकग्राउंड। ठीक है, बिकॉज़ हमने अपने बैकग्राउंड पे भी एक ऐसी इमेज सेट की है जो कि उसी से रिलेटेड है, बट क्या डिफरेंस है कि वो थोड़ी सी उसकी ओपेसिटी डाउन है, उसके अंदर थोड़े से कलर्स वेरिएशंस हमने ऐड किए हैं। सो इस वजह से वो थोड़ी सी डिफरेंट नज़र आती है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। ठीक है, सो जब आप अपनी पिक्चर्स में इस तरीके से स्ट्रोक ऐड कर लेंगे तो आपको अब यहाँ पे एक क्लियर व्यू मिल रहा होगा दैट येस बिफ़ोर में और आफ्टर में कितना फ़र्क है। बिफ़ोर पिक्चर अगर आप देखें, जो मैं आपको फर्स्ट वाला कोलाज दिखाती हूँ, देखें इसके अंदर आपको एक सटल, एक 2D इमेजेस मिल रही हैं। ठीक है, इसके बनस्बत अगर आप अपनी अभी वाली जो हमने वेरिएशन बनाई है, जिसमें मैंने आपको स्ट्रोक और एक बॉर्डर क्रिएट करके दिखाया है, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको एक प्रॉपर तरीके से इमेज मिलेगा दैट येस यू कैन ऑल्सो डू इट इन अ फॉर्म ऑफ बॉर्डर, इन अ फॉर्म ऑफ स्ट्रोक। ठीक है, आई होप कि आपको ये सेकंड वाली वेरिएशन समझ में आई होगी, आपको इसका जो प्रोसेस मैंने आपको बताया वो क्लियर हुआ होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी, बट उसके लिए आपको सारे लेक्चर्स को प्रॉपर देखना होगा विदाउट एनी स्किप, विदाउट एनी पॉज, ताकि आपको हर चीज़ प्रॉपर डिटेल में समझ आ सके। फ़ोटोशॉप में बहुत सारी छोटे छोटे एलिमेंट्स और शॉर्ट कीज़ होती हैं जिसको कभी भी हम यूज़ कर लेते हैं। क्योंकि फ़ोटोशॉप में वर्किंग करना आसान नहीं है जब तक आप उसको प्रैक्टिस में नहीं रखेंगे। ठीक है, एक और रिसर्च बोर्ड की वेरिएशन होती है जो मैं आपको सबसे पहले थोड़ी सी रिसर्च करके दिखाना चाहूँगी। तो मैंने यहाँ पे अपना पिंटरेस्ट ओपन कर लिया है। पिंटरेस्ट पे रिसर्च क्यों करते हैं, ये सर्च इंजन ही क्यों हम यूज़ करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप यही सर्च इंजन यूज़ करें, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी सर्च इंजन यूज़ कर सकते हैं, बट पिक्चर जो है वो आपकी HD फॉर्म में होनी चाहिए इन दी एंड, जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है जी, सो मैं यहाँ पर रिसर्च बोर्ड टाइप करके आपको दिखा देती हूँ कि रिसर्च बोर्ड की और कितनी वेरिएशंस हमें नज़र आते हैं। ठीक है जी, यहाँ आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि रिसर्च बोर्ड आपको इन दी एंड मिलता कोलाज फॉर्म में ही है। जैसा कि आप यहाँ पे इस रिसर्च बोर्ड को देखें, सो ये आपको कोलाज फॉर्म में ही नज़र आ रहा है, जो कि हमारी फर्स्ट वेरिएशन थी। ये आपकी सेकंड वेरिएशन है जिसमें मैंने आपको स्ट्रोक्स ऐड करके दिखाएं। देखिए यहाँ पे भी स्ट्रोक्स ऐड हुए हैं, यहाँ पे कलर पैलेट भी ऐड हुई हुई है। कभी ऐसा होता है कि रिसर्च बोर्ड एंड कलर बोर्ड दोनों सेम होते हैं। कुछ ब्रांड्स में जब हम वर्किंग कर रहे होते हैं तो उसमें हमारे पास एक आप कह लें कि एक टारगेट होता है कि आपने अपनी जो भी चीज़ बनानी है वो 2 in 1 में बनानी है। ऐसा नहीं करना कि आपने हर चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर देना है। ठीक है, सो ये जो है वो 2 in 1 है जिसमें आपका रिसर्च बोर्ड भी मौजूद है एंड आपके कलर पैलेट्स भी मौजूद हैं। ठीक है, सो सेकेंड वेरिएशन हमने अपनी ये बनाई है। थर्ड वेरिएशन जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो थोड़ी सी इस टाइप की होती है, जिसमें आपकी मॉडल पिक्चर होती है, थोड़े से उसके कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, थोड़े से उसके डिटेल एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। जैसे अगर ये आप रिसर्च बोर्ड देख रहे हैं तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये इटसेल्फ नोट्री डेम का ही रिसर्च बोर्ड है। मुझे कैसे पता चला कि ये नोट्री डेम का रिसर्च बोर्ड है, क्योंकि मैंने जो रिसर्च बनाई है वो और जो मैंने रिसर्च की है वो दोनों इससे बिल्कुल मैच करते हैं, क्योंकि वही ग्लेस पैटर्न हमारे पास मौजूद है, वही रिब वॉल्ट हमारे पास मौजूद है। सो इसी तरीके से जो उसने बैकग्राउंड पे आपको यहाँ पे एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं वो क्या हैं, वो थोड़े से इसके आप समझ लीजिए कि थोड़ा सा प्रिंट फॉर्म है कि अगर आपको इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन ऐड करना है, थोड़ा सा प्रिंट ऐड करना है, तो आप इन दी एंड किस तरीके से अपना रिसर्च बोर्ड को बना सकते हैं। ठीक है, थर्ड फॉर्म जो होती है वो आपकी इस तरीके की रिसर्च बोर्ड होती है। इसके अंदर कोई इतना मुश्किल, इतना रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपली आपने अपने प्रिंट के एलिमेंट, अपने मोटिव्स के एलिमेंट आपने सर्च करने हैं एंड देन यू कैन सिंपली प्लेस इट इन अ फॉर्म ऑफ योर बैकग्राउंड। जैसे मैंने बैकग्राउंड पे एक प्रॉपर पिक्चर ऐड की है, आप अपने बैकग्राउंड पे एक प्रॉपर मोटिव, एक प्रॉपर इमेज ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पे पिंटरेस्ट पे टाइप भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे नोट्री डेम के मोटिव्स अगर लिखूँ तो हमें पता चल जाएगा कि कितने टाइप के मोटिव्स, कितने टाइप के प्रिंट्स, कितनी डिटेलिंग उसमें ऐड हुई हुई है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे फर्स्ट में नज़र आ रहा होगा कि थोड़ी सी आर्टिस्टिक पिक्चर है।
आप ये वाली पिक्चर भी अपने रिसर्च बोर्ड में ऐड कर सकते हैं। इन दी एंड आपको इससे क्या फ़ायदा होगा, इन दी एंड आपको जब इससे कोई भी अपना पैटर्न ड्रॉ करना है, कोई भी प्रिंट ड्रॉ करना है, आपको कोई भी एलिमेंट अगर बनाना है तो आपके पास एक डिटेल रिसर्च होगी। आप यहाँ से अपने कंपोनेंट्स, अपने एलिमेंट्स ईजिली चूज़ कर सकते हैं, ईजिली पिक कर सकते हैं एंड यू कैन ड्रॉप इट इन द फॉर्म द वे यू वांट इट इफ़ यू आर मेकिंग एनीथिंग। It's not compulsory that if you are a designer so you can do it. No, it's not necessary. It's not like that. If you are an artist or if you are a creative artist, so आप कोई भी एलिमेंट को किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। आप इसको बुक फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, आप इसको गिफ्ट रैप्स में यूज़ कर सकते हैं, आप इसको बैकग्राउंड्स में यूज़ कर सकते हैं, आप इसको इमेजेस में यूज़ कर सकते हैं। इन दी एंड कहने का मकसद ये है कि आप अपनी रिसर्च को किसी भी एलिमेंट में यूज़ कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक जो है वो ऑप्शन नहीं है कि आपने यही करना है और ये नहीं करना। ठीक है जी। सो आई होप कि आपको ये वेरिएशन समझ में आई होगी। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके जी, सो हम अब बात चलते हैं अपने रिसर्च बोर्ड की वेरिएशन पे एंड कंटिन्यू करते हैं हमारे कुछ टॉपिक्स की मज़ीद रिसर्च पे। अच्छा, आप अपना रिसर्च बोर्ड इस टाइप का भी क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आपके पास कुछ टेक्स्ट इंक्लूड हो, कुछ आपके पास पिक्चर्स इंक्लूड हो, जिसमें आपका कुछ बैकग्राउंड भी नज़र आ रहा हो। तो इन दी एंड कहने का मकसद ये है कि रिसर्च बोर्ड में किसी भी तरीके की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। आप किसी भी तरीके का रिसर्च बोर्ड रेडी कर सकते हैं। आप अपने कंपोनेंट से भी रिसर्च बोर्ड रेडी कर सकते हैं, अपने एलिमेंट से भी रिसर्च बोर्ड रेडी कर सकते हैं, किसी भी तरीके का रिसर्च बोर्ड रेडी कर सकते हैं। बट जो मेन मोटिव होता है रिसर्च बोर्ड का वो ये कि आपने जो भी रिसर्च की है उसको प्रॉपर वे में आपको नज़र आनी चाहिए इन अ फॉर्म ऑफ डिटेलिंग्स एज वेल। ठीक है। सो हम चलते हैं हमारे फ़ोटोशॉप में। जो थर्ड वेरिएशन है या जो नेक्स्ट वेरिएशन है उसमें थोड़ी सी मुझे आपको चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। सो यहाँ पे मैं दोबारा से Ctrl+N प्रेस करके A3 साइज़ ओपन कर लूँगी। अब मैं आपको बताऊँगी कि अगर आपने अपने रिसर्च बोर्ड में जो है वो बैकग्राउंड पे बॉर्डर ऐड करना है उसी पिक्चर का बट इन अ फॉर्म ऑफ ओपेसिटी, तो किस तरीके से आप ऐड करेंगे। ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पिक्चर प्लेस कर लूँगी। ठीक है। पिक्चर एडिट करके जो हमने की हुई है डाउनलोडेड में ही, उसमें से कोई एक पिक्चर हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं इसकी जो डिटेलिंग पिक्चर एलिमेंट है उसको सेलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है। अब आपने देखा कि ये खुद ब खुद जाके मेरे पेज पे सेट हो गई है अकॉर्डिंग टू इट्स ओन डायमेंशंस, कि कितनी डायमेंशंस उसकी हैं, किस तरीके से उसकी डायमेंशंस आप मज़ीद अगर बड़ा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर आप नहीं करना चाहते तो आप इसको एज इट इज़ भी रहने दे सकते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूँगी एंड अब आपने क्या करना है, अगर आपने अपनी इसी पिक्चर को एज अ बैकग्राउंड यूज़ करना है, सो व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट यू हैव टू click on your layer and rasterize it because we have to edit it, we have to doing much more elements on that. So इसको rasterize करने के बाद आपने Ctrl+J प्रेस करना है। Ctrl+J प्रेस करने के बाद आपने Ctrl+T प्रेस कर देना है, क्योंकि एक पिक्चर आपकी बैकग्राउंड पे होगी एंड एक पिक्चर आपके फोरग्राउंड पे होगी। सो जो बैकग्राउंड पे हमें अपनी पिक्चर रखनी है उसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँगी। फ़िलहाल मेरी फोरग्राउंड वाली पिक्चर जो है वो एक्सटेंड हो रही है। सो ज़रूरी नहीं है कि वो फोरग्राउंड पे हो या बैकग्राउंड पे हो। एक्सटेंड करने के बाद आपने क्या करना है, एंटर प्रेस करना है एंड देन सिंपली आपकी जो फोरग्राउंड इमेज है उसको आपने अपनी फर्स्ट वाली लेयर के ऊपर लेके आ जाना है। जब आप उसको ऊपर लेके आएंगे तो आपको यहाँ पे क्लियरली, मैं जूम इन करके दिखाती हूँ, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि हर जगह एक लाइन क्रिएट हो चुकी है। ठीक है। इसको क्लियर देखने के लिए आपने क्या करना है, आपका जो बैकग्राउंड है उस लेयर को आपने सेलेक्ट करना है, ओपेसिटी उसकी लो कर देनी है। ठीक है। जितनी भी आपको चाहिए आप उतनी इसकी ओपेसिटी लो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अराउंड 70% तक इसकी ओपेसिटी लो करूँगी एंड देन अब आपको यहाँ पे क्लियर व्यू मिल रहा होगा कि यस, इस तरीके से आप अपनी ही पिक्चर का बैकग्राउंड ऐड करके उसके ऊपर मज़ीद और ज़्यादा एडिटिंग प्लेस कर सकते हैं। ठीक है। सो ये करने के बाद आपने क्या करना है, आप इसको और ज़्यादा अगर एडिट करना चाहते हैं तो आप इसमें सिंपली, जो मैंने आपको इससे पहले वाली वेरिएशन दिखाई, आप इसमें स्ट्रोक ऐड कर लें। स्ट्रोक आपका 10 पिक्सल्स है, यहाँ पे आप 20 पिक्सल्स ऐड करके देख लें कि कितना बड़ा स्ट्रोक आता है। स्ट्रोक हमारा बैकग्राउंड पे चला गया क्योंकि हमारी लेयर बैकग्राउंड वाली सेलेक्ट थी, तो हमने फोरग्राउंड वाली लेयर पे सेलेक्ट करके स्ट्रोक पे जाना है, 20 का स्ट्रोक दे के देखना है कि किस टाइप का नज़र आता है। ठीक है।
ये ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, थोड़ी सी और आपने मेन रिसर्च करनी है। अब आपने यहाँ पे जाना है कि अगर नोट्रे डेम पे किसी डिज़ाइनर ने काम किया हुआ है तो आपने उस डिज़ाइनर की जो ड्रेसेस हैं या उसका जो फ़ैशन शो है उससे रिलेटेड आपने अपने रिसर्च को ऐड करना है अपनी इस ही पिक्चर में, ठीक है। सो यहाँ पे आपको कुछ फ़ैशन नज़र आ जाएगा, फ़ैशन से रिलेटेड है तो फ़ैशन हम यहाँ पे देख लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि फ़ैशन से रिलेटेड हो, आप कोई एक्सेसरी भी इस पे ऐड कर सकते हैं अगर आपको कोई एक्सेसरी मिल जाती है। फ़र्स्ट हम यहाँ पे कुछ देख लेते हैं कि नोट्रे डेम से हमें अगर कोई इंस्पायर्ड कोई एलिमेंट मिलता है या कुछ ऐसा, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि मुझे यहाँ पे एक शॉल मिली है जो कि लिखा हुआ है कि इसका जो प्रिंट है वो इंस्पायर्ड है नोट्रे डेम के उसका जो रोज़ वाला जो पैटर्न है उससे, ठीक है। सो मैं इसको यहाँ पे सेव कर लूँगी क्योंकि मैं इसी चीज़ को अपनी रिसर्च में ऐड करना चाहती हूँ। एंड यहाँ पे मैं कुछ नोट्रे डेम से इंस्पायर्ड नोट्रे डेम इंस्पायर्ड PIRED इंस्पायर्ड देखें आपको खुद ही मिल जाएगा, यहाँ पे उससे नेल्स मिल जाएंगे, एक्सेसरीज़ मिल जाएंगी। ये देखें जो फर्स्ट आपको यहाँ पे एक्सेसरी मिली नेल्स में जो नेल आर्ट हुआ है वो इनका ग्लेस्ड पैटर्न है जो कि हमने अपनी रिसर्च में जो प्रॉपर एक एलिमेंट ऐड किया है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ इस टाइप का। ये जो आपको नज़र आ रहा है नीचे वाला एलिमेंट, ये वाला जो पैटर्न है ये इन्होंने अपने नेल्स पे कार्व किया हुआ है, पूरा ड्रॉ किया हुआ है। सो ये पिक्चर आप अपनी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपने अगर नोट्रे डेम से रिलेटेड नोट्रे डेम अगर आपने कोई एक्सेसरीज़ ऐड करनी है तो आप एक्सेसरीज़ भी सर्च कर सकते हैं एंड इस तरीके का भी आप अपना रिसर्च बोर्ड पूरा क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं नोट्रे डेम से रिलेटेड कुछ एक्सेसरीज़ देख लेती हूँ अगर मुझे मिल जाती हैं। अगर नहीं मिलती सो इतना ज़्यादा उसका कोई इशू नहीं है। आपने सिंपली क्या करना है, जो एलिमेंट्स आपके पास मौजूद हैं आप चाहें तो उसी से प्ले कर लें या आप नोट्रे डेम से इंस्पायर्ड PIRED इंस्पायर्ड बस इंस्पिरेशन या इंस्पायर्ड लिखेंगे तो आपके पास बहुत सारे एलिमेंट्स खुद भी निकल के आ जाएंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारे एलिमेंट्स मौजूद हों, जितने कम एलिमेंट्स होंगे वो भी आपके लिए ज़रूरी हैं। रिसर्च में इन दी एंड हर चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन होनी चाहिए, जो मैं आपसे शुरू से एक ही चीज़ कह रही हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पे प्लेस एम्बेडेड में जाऊँगी, जो शॉल है उसको उठाऊँगी, प्लेस करूँगी एंड उसको थोड़ा सा बड़ा करूँगी बिकॉज़ ज़ाहिर है मेरे पास इतने ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं हैं। सो मैं यहाँ पे इसको प्लेस करूँगी, मैं फिर इसको रास्टराइज़ करूँगी क्लिक करके एंड देन इसका जो बैकग्राउंड है विद द हेल्प ऑफ मैजिक वॉन्ड टूल मैं सेलेक्ट कर लूँगी वाइट एरिया बिकॉज़ आई डोंट वांट दैट बैकग्राउंड एंड आई विल डिलीट इट, ठीक है। ये करने के बाद मेरा जो प्रॉपर एक प्रिंट है, जो एक शॉल प्रिंट है, उसको मैं थोड़ा सा स्ट्रोक दूंगी, थोड़ा सा और इन्हेंस करूंगी। वाइट ही स्ट्रोक में दूंगी ताकि मैं बैकग्राउंड और मेरा फोरग्राउंड जो है वो आपस में अलग अलग भी रहे और वो डिटेल में नज़र भी ना आए, ठीक है। ये करने के बाद मैं यहाँ पे अपनी एक और पिक्चर जो मैंने नेल्स वाली जो पिक्चर है उसको ऐड कर लूँगी क्योंकि मुझे वो वाली पिक्चर भी चाहिए, ठीक है। उस पिक्चर का इतना ज़्यादा बैकग्राउंड नहीं है बट स्टिल मैं उसको भी थोड़ा सा पहले इसको शिफ्ट करके अपने अकॉर्डिंग टू साइज़, अकॉर्डिंग टू इमेज आप इसको सेट कर लीजिए, ठीक है। एंड ये करने के बाद जो इसका ग्रीन बैकग्राउंड है मैं उसको सेलेक्ट कर लूँगी, डिलीट करूँगी, ठीक है। अच्छा, लेयर मेरी जो है वो एडिटेबल नहीं है तो सबसे पहले एडिटेबल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, क्लिक करेंगे रास्टराइज पे एंड देन सिंपली डिलीट, ओके। जो इसका मज़ीद ग्रीन पार्ट है उसको भी एडिट कर लेंगे एंड देन डिलीट, ठीक है। सो इस तरीके से मेरा अब मैं इसको भी जो है वो एडिट करके स्ट्रोक दे दूँगी बिकॉज़ ज़ाहिर है जब हम स्ट्रोक दे रहे हैं तो मुझे सारी चीज़ों में स्ट्रोक चाहिए। स्ट्रोक देने के बाद मुझे यहाँ पे और एलिमेंट्स नज़र आ गए जिसको मैं क्या करूँगी, ई प्रेस करूँगी, इरेज़र लूँगी एंड देन जो अननेसेसरी पार्ट है जो मुझे नहीं चाहिए, जो स्ट्रोक में आ चुका है, उसको मैं सिंपली इरेज़ कर दूँगी। आपने अपना इरेज़र को छोटा बड़ा करके उस हिसाब से सेट करना है, ठीक है। जितना आपका साइज़ है, जितनी आपकी वेरिएशन है आप उसको सेट करें एंड देन बहुत ध्यान से आपने इसको इरेज़ करना है एंड सिंपली इसको जूम आउट करके एक लास्ट पिक्चर जो है मेरी मैं उसको ऐड करूँगी ताकि मेरा रिसर्च बोर्ड कंप्लीट हो सके, ठीक है। जो लास्ट पिक्चर है उसको ऐड कर लेंगे
उसको ऐड करने के बाद अगर आप उस लास्ट पिक्चर को ऐड नहीं भी करते हैं, जैसे मुझे वो लास्ट पिक्चर नहीं अच्छी लग रही तो मैं उसको ऐड नहीं करूँगी, ठीक है। ये करने के बाद सिंपली आपने क्या करना है, टी प्रेस करना है, तो आपका टेक्स्ट टूल जो है वो अपेयर हो जाएगा, ठीक है। टेक्स्ट टूल अपेयर करने के बाद जैसे मुझे यहाँ पे लिखना है नोट्री डेम रिसर्च बोर्ड, सो मैं जहाँ पे क्लिक करूँगी वहाँ पे मेरा इस तरीके से आ जाएगा। तो मैं नोट्री डेम, पहले मैं अपनी सारी उसको इरेज करूँगी जो कि मेरा एक्सेसिव पार्ट है, ठीक है। एक्सेसिव पार्ट को इरेज करने के बाद आपने क्या करना है, नोट्री डेम, मैं यहाँ पे टाइप कर रही हूँ अपना TAME, ठीक है। नोट्री डेम टाइप करने के बाद मैं अपनी इसको वाइट में ही लेके चलूँगी, बिकॉज़ वाइट जो है वो इटसेल्फ नज़र आ रहा है। अगर आप चाहते हैं तो आप इसको भी स्ट्रोक दे के ब्लैक में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना होगा, अपनी इमेज को रास्टराइज करना है एंड देन ऑब्जेक्ट में जाके स्ट्रोक में जाके ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लें एंड ओके, ठीक है। नोट्री डेम आपने यहाँ पे लिख दिया है। इसी तरीके से आपने क्या करना है, अपने मज़ीद जो अगर आपको कुछ इसमें और जैसे एरोज़ देने हो और कुछ आपने इसकी एडिटिंग करनी हो तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नोट्री डेम लिखने के बाद जो है वो इसकी मज़ीद थोड़ी सी और टेक्स्ट टूल के साथ प्ले करना चाहती हूँ, तो मैं देख लेती हूँ कि मुझे और कौन सी चीज़ों पे अपनी चीज़ें टेक्स्ट टूल के साथ ऐड करनी है, ठीक है जी। सो लेयर 1 जो है उसको मैं यहाँ पे डिलीट कर दूँगी बिकॉज़ उसका मुझे अब कोई काम नहीं है। तो नोट्री डेम लिखने के बाद मैं यहाँ पे अपनी एक और न्यू लेयर ऐड कर दूँगी, ठीक है। टेक्स्ट सिंपली आप टी दबाएंगे, आपकी जो न्यू लेयर है वो खुद ब खुद निकल के आ जाएगी, ठीक है। सो टी आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपका टेक्स्ट टूल अपेयर हो जाएगा एंड देन क्लिक करेंगे तो आपका खुद ब खुद एक इस तरीके से एक प्रॉपर फॉर्म में अपेयर हो जाएगा। एंड देन व्हाट यू हैव टू डू, मैं यहाँ पे एक न्यू फॉन्ट सेलेक्ट करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे रिसर्च बोर्ड लिखना है तो वो थोड़ा सा इटैलिक में चाहिए मुझे। सो मैं अपना ये वाला फ़ॉन्ट चूज़ कर लूँगी, ठीक है। यहाँ मैं लिखूँगी रिसर्च एस, अच्छा कैपिटल में है तो मैं इसका कैप्स लॉक बंद करूँगी, RESEARCH रिसर्च बोर्ड BOARD, ठीक है। ये करने के बाद मैं इसको ओके प्रेस करूँगी एंड देन इसको भी मैं रास्टराइज कर दूँगी। रास्टराइज करने के बाद एडिट पे जाऊंगी, स्ट्रोक पे जाऊंगी एंड 20 इस पे करके देखते हैं। येस, नाउ इट्स लुक नाइस। तो इसको मैं उठा के अपने नोट्री डेम के नीचे प्लेस कर दूंगी, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप Ctrl+T से इसको थोड़ा सा बड़ा छोटा भी कर सकते हैं एंड प्रेस एंटर एंड सेट इट अकॉर्डिंग टू योर वे, ठीक है। ये करने के बाद आपने क्या करना है, आपने लेना है अपना ब्रश। अगर आपने इसके अंदर कोई और मज़ीद डिटेलिंग ऐड करनी है तो आप कर सकते हैं। मुझे इससे ज़्यादा इसके अंदर डिटेलिंग ऐड नहीं करनी है। फाइनल डिटेलिंग्स जो होती हैं वो हम अपने सारी पार्ट्स में अलग अलग ही ऐड करना परस्यू करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा हमें अच्छी लगती हैं और समझ भी आती हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे अपना एक छोटा सा अपने एरो का साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दूँगी। कलर मेरा ब्लैक सेलेक्टेड है, सो मैं यहाँ से वाइट कलर सेलेक्ट करूँगी। वाइट कलर सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे एक एरो जो है वो प्लेस कर दूँगी। आप चाहें तो आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। अगर आपको ड्रॉ में नहीं सूटेबल लग रहा तो आप सिंपली इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक प्रिंट को सेलेक्ट कर लिया कि मुझे ये दिखाना था कि बेसिकली ये प्रिंट जो है वो मेरा बीच वाला जो रोज़ है उसका जो ग्लेस्ड पैटर्न है वहाँ से लिया गया है, ठीक है। सेकेंडली जो मेरे नेल्स का पैटर्न है वो भी इसी पैटर्न से लिया गया है बट इसके नीचे वाले एलिमेंट से लिया गया है। तो मैं इसी चीज़ को लेके अपने थोड़ी सी डिटेलिंग मैंने ऐड की है कि इस ही पैटर्न में से मैंने अपने 2 एलिमेंट्स को डिटेल में निकाला है। तो आप भी अपना रिसर्च बोर्ड सिंपल अगर आपको बनाना है, अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं ऐड करनी है तो आप इस तरीके से भी अपना सिंपल रिसर्च बोर्ड ऐड कर सकते हैं। आई होप कि आपको आज की क्लास, आज का लेक्चर समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप रिसर्च बोर्ड रेडी कर सकते हैं। मैंने आपको बहुत सारे वेज़ दिखाए हैं, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा वे पर्सनली पसंद आता है और आप उसको परस्यू करते हैं, ठीक है। कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। रिसर्च जितनी ज़्यादा करेंगे, जितनी स्ट्रॉन्ग रिसर्च होगी उतना स्ट्रॉन्ग आपका काम होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।